तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। हमारी आज की वीडियो रहने वाली है क्लास 10th का चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि अम्ल होते क्या हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। इसका मतलब है एक लिटमस पेपर होता है, उससे हम पता लगाते हैं कि वो अम्ल है कि क्षार है। अगर वो अम्ल होते हैं तो वो नीले लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं, लाल में। और अगर वो क्षारक होते हैं तो वो क्या कर देते हैं, लाल लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं, नीले में। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। और जो अम्ल है ये जली विलयन में क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं, जबकि जो क्षारक होते हैं वो जली विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं। अब उसके बाद है अम्लों के प्रकार। अब अम्ल कुछ प्रकार के भी होते हैं। सबसे पहला है हमारा दुर्बल अम्ल, उसके बाद है हमारा प्रबल अम्ल, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। तो दुर्बल अम्ल क्या होता है, जैसे जो हमारे प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जैसे CH3COH, लैक्टिक एसिड जो हमारे दही में पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड जो टमाटर में पाया जाता है, ये सब क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। इससे हमें ज़्यादा कुछ भी नुकसान नहीं होता है। प्रबल अम्ल क्या होते हैं, जैसे HCl, HNO3 जो लेबोरेटरी में रखे जाते हैं और जो हानिकारक होते हैं। अब सांद्र अम्ल किसको बोलते हैं, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में और जल किस में होता है, अल्प मात्रा में होता है, तो उसको हम कहते हैं सांद्र अम्ल। और वहीं तनु अम्ल किसको बोलते हैं, जिसमें अम्ल क्या होता है, अल्प होता है और जल क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है। और वही क्षारकों के प्रकार होते हैं, एक होता है प्रबल और एक होता है दुर्बल। दुर्बल क्या होता है, जो सॉल्ट होता है, इन सब में भी क्षारक पाया जाता है। और प्रबल क्या हो जाते हैं, जैसे NaOH, KOH, जिसको हम क्या कहाँ लगते हैं, प्रयोगशाला में रखते हैं। अब क्षारक अलग है और क्षार अलग है, जैसे अम्ल क्षार बोलते हैं ना। क्षार क्या होता है, जो पानी में घुलते हैं, ऐसे क्षारक जो पानी में घुलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्षार। जब और लवण क्या होते हैं, जब अम्ल और क्षार दोनों की अभिक्रिया की मतलब रिएक्शन की जाती है तो क्या बनता है, लवण और जल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूचक। अभी सूचक होते क्या हैं, सूचक किसी भी दिए गए विलयन में अम्ल व क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। ये हमें बताते हैं कि ये अम्ल है या क्षारक है। तो जो अम्ल और क्षारक की उपस्थिति बताते हैं वो क्या कहलाता है, सूचक। अब सूचक भी 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। अब प्राकृतिक सूचक क्या होता है, जो पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, जैसे हल्दी, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या होता है, ये एक पेड़ की छाल होती है। कृत्रिम सूचक ये क्या होते हैं, जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन, ये सब कृत्रिम सूचक है जो रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं। और गंधीय सूचक क्या होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अपने गंध में बदलाव कर देते हैं। जैसे अम्ल की उपस्थिति में उनका जो गंध होगी वो दूसरी होगी, यानी स्मेल दूसरी होगी, और क्षार की उपस्थिति में स्मेल क्या हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी। तो देखते हैं, देखिए सूचक, अम्ल और क्षार। अब सूचक है प्राकृतिक सूचक, मैंने क्या क्या बोला था, लिटमस, पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया का फूल का रस। अम्ल होगा तो लिटमस लाल हो जाएगा और क्षारक में क्या हो जाएगा, नीला। पत्ता गोभी के रस में लाल, उसमें हरा। हल्दी अम्ल में कोई रिएक्शन नहीं करती है, क्षारक में क्या हो जाती है, लाल हो जाती है। हाइड्रेंजिया के फूल का रस अम्ल में नीला होता है और क्षारक में क्या होता है, गुलाबी। अब कृत्रिम सूचक क्या होते हैं, जैसे फिनोप्थिलीन, मेथिल ऑरेंज, जो अम्ल में फिनोप्थिलीन रंगहीन होता है और क्षारक में क्या हो जाता है, गुलाबी। वही मेथिल ऑरेंज लाल होता है, वो क्या हो जाता है, पीला। अब गंधीय सूचक क्या होता है, जैसे प्याज, अगर अम्ल होगा तो वो उसकी जो गंध होगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और क्षारक में वो कोई गंध नहीं देगा। वनीला में गंध जैसी है वैसी रहेगी और क्षारक में कोई गंध नहीं। लौंग के तेल में भी समान गंध आएगी और क्षारक में कोई भी गंध नहीं। अब अम्ल के रासायनिक गुण और क्षारकों के रासायनिक गुण। अब देखो, जब सबसे पहले अम्ल अगर किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण व हाइड्रोजन। दोबारा देख लीजिए, अम्ल जब किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और क्या बनाता है, हाइड्रोजन। अब अम्ल क्या हो गया, HCl, और धातु क्या हो गई, Zn। तो क्या बना देगा, देखो ZnCl2 और H2, यहाँ पे कौन सी गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन।
अब जो हाइड्रोजन गैस है इसकी उपस्थिति हमें कैसे पता लगाएंगे? जब भी हम परख नली में ये दोनों अभिक्रिया करेंगे HCl प्लस Zn वाली, और अगर हम कैंडल को उसके पास लेके जाएंगे तो कैसी आवाज़ आएगी? पॉपअप की साउंड आएगी, यानी चटचट की आवाज़ आएगी। जब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस तभी प्रेजेंट होगी। समझ में आ रहा है? अम्ल की अभिक्रिया जब धातु के साथ कराते हैं तो बनता है लवण और हाइड्रोजन। अम्ल ये हो गया, धातु ये हो गया, लवण ये हो गया और हाइड्रोजन ये हो गया। तो और जब इस परख नली में ये पूरी अभिक्रिया के पास मोमबत्ती ले जाई जाएगी तो कैसी आवाज़ आती है? चटचट की। यहीं देख लो, बात सब सेम है। धातु की अभिक्रिया जब क्षारक के साथ की जाएगी तो क्या बनेगा? लवण और हाइड्रोजन। सेम यही अभिक्रिया दोबारा हो जाएगी। अब अम्ल की जब अभिक्रिया हम धातु कार्बोनेट से करेंगे और धातु बाइकार्बोनेट, धातु कार्बोनेट क्या होगा? Na2CO3, और धातु बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा? NaHCO3। धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अगर हम इसकी अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा हमारा लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और यहाँ भी बनेगा लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। जबकि जो क्षारक होते हैं वो धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करते हैं, और अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इसी को हम उदासीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अब यहाँ से क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की जांच कैसे करते हैं? देखो, हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड के पास हम क्या ले आएंगे? बुझा हुआ चूना लाएंगे तो ये बनेगा CaCO3 प्लस H2O। और अगर बहुत अधिक मात्रा में अगर हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे तो ये जल में क्या हो जाएगा? घुलनशील हो जाएगा। वहीं अम्ल की एक अभिक्रिया और है। अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण और जल। और वही क्षार और अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण और हाइड्रोजन। अब है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होती है? पीएच स्केल एक ऐसी स्केल होती है जिसमें 0 से लेकर 14 तक के नंबर होते हैं और बीच में क्या होता है? 7। यानी 7 का मतलब होता है कि ये ना अम्ल है ना क्षार है। इधर को जितने होते हैं वो अम्ल होते हैं और इधर वाले जितने होते हैं वो क्या होते हैं? क्षार। तो यहाँ पे को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इधर को बढ़ती जाती है और इधर को घटती जाती है। किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल बनाया गया जिसको हम क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। अब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हम कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे किसी भी विलयन को हम इसमें देखेंगे तो इसमें अलग अलग नंबर आएंगे। जैसे यहाँ से आते रहेगा 1, 2, 3, 4, 5। फिर ऐसे क्या हो जाएगा? पीएच होता है पोटेंशियल यानी शक्ति। अब अगर pH 7 है तो ये न्यूट्रलाइज यानी उदासीन होगा। उसके बाद अगर pH ग्रेटर देन 7 है तो ये अम्लीय होगा, और pH लेस देन 7 है तो वो अम्लीय, और pH ग्रेटर देन 7 है तो क्षारीय। अब जैसे अगर स्केल है, स्केल में 1 में यहाँ पे को होगा जो नींबू होगा वो अम्लीय होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड में जठर रस जो हमारा HCl है, 7th में शुद्ध जल 14 NaOH एंड 10th में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। दैनिक जीवन में pH का महत्व, जो हमारे रेन वाटर होता है उसका pH 5.6 होता है, तो अगर इसका pH इतना कम होता है तो ये कहलाता है एसिड रेन। मिट्टी में जो किसान होते हैं वो कोई भी फसल उगाने से पहले उसके pH को मेंटेन करते हैं। पाचन में यानी हमारे जो शरीर है उसमें HCl होता है जो हमारे खाने का पाचन करता है, और जो हमारे टूथ डिके होता है यानी दांत सड़ते हैं उसमें भी क्या होता है? अगर हम कोई ऐसी चीज़ खाते हैं तो उससे हमारे जो टीथ है उसमें एसिड रह जाता है और हमारे दांत को सड़ा देता है। अब ये सिरका है, इसका प्राकृतिक स्रोत एसिटिक अम्ल, संतरा का सिट्रिक अम्ल, इमली का टार्टरिक अम्ल, टमाटर का ऑक्जेलिक अम्ल, दही में लैक्टिक, नींबू में सिट्रिक, और चींटी और नेटल डंग यानी जो बिच्छू वगैरह लगाते हैं उसमें होता है मेथेनोइक एसिड। अब साधारण नमक यानी NaCl, इससे बहुत सारे क्या बनते हैं? रसायन बनते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम बोलते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। इसमें क्या होता है? जब NaCl यानी एक पानी में हम नमक मिला के उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये इस पर क्या बनता है? हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH बनता है। तो NaCl प्लस H2O गिव्स 2 NaOH प्लस क्लोरीन गैस देता है और हाइड्रोजन देता है। तो इस जो अभिक्रिया है इसमें एक क्लोरो यानी Cl2 बनता है और क्षार बनता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? क्लोर और क्षार प्रक्रिया। जैसे यहाँ पे दिखाया गया NaCl और पानी के घोल में जब एनोड और कैथोड लगाएंगे तो एक साइड से क्या हो जाएगा? क्लोरीन गैस निकलेगी, एक साइड से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और क्या बनेगा? NaOH। तो इसमें जो
क्लोरीन बनेगा एनोड में और हाइड्रोजन बनेगा कैथोड में। जो हमारा हाइड्रोजन बनेगा वो ईंधन के रूप में काम आएगा, क्लोरीन जल की स्वच्छता के रूप में। अब इसके बाद है विरंजक चूर्ण। जब हम जो क्लोरीन हमारी पहली अभिक्रिया से बना है उसमें बुझा हुआ चूना मिलाएंगे तो बनेगा CaOCl2। तो CaOCl2 होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसका उपयोग हम पीने के जल में करते हैं, रसायन के उपचार के रूप में करते हैं, सूती और टेक्सटाइल में यूज़ करते हैं। अब बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये कैसे बनता है, जब NaCl यानी नमक, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड NH3 को हम मिलाते हैं तो बनता है हमारा NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा। उसके बाद से जब इसमें हम कुछ ईडेबल एसिड यानी जो खाने योग्य अम्ल होते हैं उसको मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, बेकिंग पाउडर। ये पूछा जाता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा कब बनता है और बेकिंग पाउडर कब बनता है। इसका उपयोग सोडा, अम्ल, अग्निशामक, एंटासिड और किचन में किया जाता है। अगला है धावन सोडा। ये कैसे बनता है, Na2CO3। जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaCO3 गर्म करते हैं तो बनता है Na2CO3 हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब इसमें हम कुछ बूंद हम किसकी मिला देते हैं, जल की, यानी 10 अणु मिला देते हैं तो बनता है Na2CO3.10H2। इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को हटाने में, साफ सफाई करने में, बोरेक्स बनाने में, कांच साबुन आदि में। क्रिस्टलन का जल किसे बोलते हैं, लवण के साथ इकाई में जितने जल के अणु होते हैं इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलन का जल। उसके बाद से है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये होता है CaSO4.12H2O। जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं, यानी जिप्सम ये है, इसको CaSO4.2H2O, इसको गर्म करके ये अपने हाइड्रोजन के अणु त्याग देगा तो ये क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका यूज़ हम हड्डी जोड़ने और खिलौने में करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।